हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के पेपर तो स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने पेपर नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व किया है। चलिए हम लोग पेपर नंबर 1 के बदले अब स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ jurisprudence एज एन एक्सपोर्टोरियल jurisprudence एंड सेंसोरियल jurisprudence। तो ये जो है, दिस इज अ बैटनिम विच स्पीक्स अबाउट, आपको एक हिंट देती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक ऑफ लॉ देखिए तो आपको ये क्वेश्चन के लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। हु डिस्क्राइब द jurisprudence एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो ये एक्स्ट्रा वर्जन जो है हमारे जूलिस स्टोन के बारे में बात कर रहा है। देखो आप ये क्वेश्चन कहाँ पे ये करते, क्योंकि जूलिस स्टोन जो है जिन्होंने डेफिनेशन ऑफ jurisprudence के ऊपर काफी कुछ बताया है लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन के बारे में। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्शन थियरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर बोलती है? लीगल पर्सनालिटी को लेकर, क्योंकि ये थियरी जो है ह्यूमन बीइंग के रिजल्ट का फिक्शन के बारे में बताती है। और अगर आपने सालमन वर्सेस सालमन का केस पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको ये बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि फिक्शन थियरी के बारे में बता रहा है, इंग्लिश कोड को रेफर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अगर आपको एक्ट नंबर पता होगा तो डेफिनेटली ये आंसर आपके लिए इजी होगा, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ देखे हैं जहां पर अमेंडमेंट्स आती है और हम लोगों को इस बात का नामो निशान भी नहीं मालूम होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये 1986 में पास हुआ था, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और इस पे 24 दिसंबर को 1986 में प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था। चलिए, अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ क्लेम ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम 1988 कैन बी मेड अंडर सेक्शन। अब यहाँ पर है ना, अपील के बारे में बता रहा है, तो ये सेक्शन नंबर है, आई एम सॉरी, 173। ओके, द सेक्शन इज 173, क्योंकि 173 डील करता है अपील से, सब्जेक्ट टू द एनी पर्सन अग्री बाय द अवार्ड ऑफ अ क्लेम ट्रिब्यूनल। तो उसको कितने पीरियड में करनी पड़ती है? 90 डेज में अपील का पीरियड रहता है जिसमें उसको अपील करनी होती है एज पर सेक्शन 173। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अमेंडमेंट इन द मोटर व्हीकल एक्ट इन 1994, द कंपनसेशन इन द केस ऑफ डेथ। देखिए अब यहाँ पर आपको कंपनसेशन इन द केस ऑफ डेथ के बारे में बोला जा रहा है, और टू द पर्सन। अब कितना कॉम्पनसेशन होता है? तो 50,000, जो कि आप मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में पढ़ोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ अमेंडमेंट्स पे ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें 1988 का भी एक्ट था जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कंपनसेशन के बारे में बताया गया था। और इसको मैं और एलेबोरेट कर दूं आपको, सेक्शन नंबर 161 के मोटर व्हीकल एक्ट को भी पढ़िए, क्योंकि उसमें 2019 की एक अमेंडमेंट आई हुई है। ओके, सो गो थ्रू दिस, व्हाट एम आई सेइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द वाइकेरियस लाइबिलिटी द लाइबिलिटी इज, अभी अब यहाँ पर कोई वाइकेरियस पढ़ता है कोई विशरीज पढ़ता है, वो तो आप ही जानो आपको क्या पढ़ने का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जॉइंट है क्या सर्वल है, बोथ आइदर दी अबाउट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बोला गया है। तो क्लियर 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 है कि जॉइंट भी हो सकती है सर्वल भी हो सकती है, तो आंसर इज बोथ ए एंड सी। ओके, उसमें आप देख लीजिए कि वाइकरस लाइबिलिटी को लेकर कि जो भी पर्सन हेल्ड होता है टॉट को लेकर, अगर आपने टॉट पढ़ा है तो ये तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, इन टॉर्च केस ऑफ डिफॉर्मेशन, अभी डिफॉर्मेशन में भी टॉर्च केस होता है क्या? है ना, होता है भाई, होता है। तो इंटेंशन टू डिफेम इज नेसेसरी, सिंपल सा बात है, लॉजिकल आंसर है, लॉजिकल क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस, कब किया गया था? तो भाई ये तो क्वेश्चन सिंपल है, इसको भी मुझे इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। नाउ एक्स ऑफिशियो मेंबर के बारे में बता रहा है, तो अटॉर्नी जनरल भी होता है और सॉलिसिटर, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि सेक्शन नंबर 4 को पढ़िए और बार काउंसिल, तो मुझे नहीं लगता आपको डिफिकल्टी आएगी। चलो, इंडियन बार कम्युनिटी was constituted first time under the chairman of Sir Edward Chamier in the year। अब ये जो क्वेश्चन है आप कहाँ इसको ढूंढोगे ना,
कहीं तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो आप क्या वहां पे इंडियन बार कम्युनिटी और चेयरमैनशिप अवार्ड को लेकर 1923 को फाइंड आउट करने बैठोगे? कब का क्वेश्चन है, कब का आंसर है, देखो आप। तो ये इंडियन बार कम्युनिटी को लेकर जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप वहां पे कैसे ढूंढोगे, क्योंकि 1923 का बैरक को कहाँ ढूंढोगे ना, है ना। पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी अंडर सेक्शन एडवोकेट एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो ये भाई सेक्शन नंबर 42 है, जिसमें एडवोकेट एक्ट 1961 में आपको पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी मिल जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एस्टैब्लिश, कहां पर और कब की बात है? तो इंडियन काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो 1965 की है, इसकी जो फाउंडेशन थी। और ये आर्बिट्रल बॉडी थी नेशनल लेवल पर। ओके, क्विक एंड एक्सपेंसिव चीजों को लेकर ये लोग उन लोकेशन पे आर्बिट्रेशन कंसिलेशन को बात करते थे जहां पर हमारा टॉपिक होता है सेटलमेंट। ओके, चलिए। लेक्स आर्बिट्री मीन्स, अभी लेक्स आर्बिट्री मीन्स ये जो मैक्सिम यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको कहाँ ढूंढोगे, है ना। तो ये तो आर्बिट्रल सेटलिंग भी नहीं है, जस्ट लॉ, आर्बिट्रल लॉ। तो नन ऑफ दीज एक्चुअली, ये जो है ना ये प्रोसीजर लॉ है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ। ओके, क्लियर बात है। इस मैक्सिम को आप देख लीजिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को लेकर, इट इज ऑलमोस्ट अ लॉ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वाज एनेक्टेड, इंडिया में इंडिया की बात की गई है। तो ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इवन अ स्टूडेंट, और ये एक्ट नंबर कौन सी आएगी, 26, क्योंकि क्वेश्चन में है इसीलिए बता रही हूँ। सेक्शन नंबर 10 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट, तो ये बताता है आपको किस चीज के बारे में, क्योंकि सेक्शन 10 के सब 1 बता रहा है, तो ये नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको आप इसको डायरेक्ट सेक्शन पुट आउट है, तो आर्बिट्रेशन एक्ट में आप डायरेक्टली इसको सर्च कर लेना। सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद अ किताबिया गर्ल, द मैरिजेस, अब ये ना मेरी स्टूडेंट है मेरी उस्मा, वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगी, और वो बिल्कुल जानती है कि सुन्नी जो होते हैं, और अगर किताबिया गर्ल है तो मैरिज क्या हो जाएगी, वो वैलिड हो जाएगी, क्योंकि सुन्नी मेल कैन मैरी अ मुस्लिम फीमेल। ठीक है, सुन्नी जो है इन लोगों के जो मुस्लिम्स होते हैं, इनके एक्ट्स होते हैं। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स हमको चाहिए अंडर मुस्लिम लॉ, तो सेक्शन नंबर 2 के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो। इवन इफ यू आर नॉट अ लॉयर, यू शुड नो दिस। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1931 इज बेस्ड अपॉन द स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। कहाँ ढूंढोगे मुस्लिम लॉ में, कहाँ ढूंढोगे एट द टाइम, एनी वे टू फाइंड आउट ये? तो दिस इज अ मल्की स्कूल, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 की बात करता है, और ये हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, जहां पर हनीफा स्कूल ऑफ इस्लामिक को लेकर बताया गया है, और ये मल्की स्कूल ऑफ इस्मालिक जूरिस्प्रूडेंस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अ फीमेल हिंदू हैज एन कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन द अडॉप्शन इफ, सी योर इफ इज सो कंफ्यूजन, शी इज मैरिड और शी इज नॉट मैरिड, ऑफ कोर्स शी इज नॉट मैरिड। और इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन नंबर 8 के हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। ठीक है, तो मैंने आपको सेक्शन बता दिया, क्वेश्चन में है तो आप सेक्शन ढूंढोगे या ये ढूंढोगे, देख लीजिए आप, इट्स योर विल एंड विश। अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज, ये लेजिटिमेट होगा, जायज या नाजायज? तो इसको आप सेक्शन नंबर 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि इट्स अ लेंथियस्ट थिंग। इसमें आप सेक्शन नंबर 12 को लेकर पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन 1 को देखोगे, सबसेक्शन 2 के देखोगे, और 16 को पढ़ोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑन विच ऑफ द लीडर हैज एन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहाँ ढूंढोगे? मिसेस मीरा कुमार जी को कहाँ ढूंढोगे आप, क्योंकि ये जो है फादर ऑफ मिसेस मीरा कुमार, मिस्टर जगविंद राम की एक जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर है। वेर आर यू गोइंग टू सर्च, थिंक फॉर इट।
द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमारे जो है वो BN राव साहब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू का ना बहुत 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 वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दिस इज अ रूल ऑफ लॉ। और द वर्ड जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, कि इसको डिफाइन किया गया था कि कोर्ट ने जो रिव्यू लेते हैं, द लेजिस्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर, जिसमें हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताया गया था। मार्बरी वर्सेस मेडिसन जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में बताते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को काफी हद तक पता रहता है। और मैं आपको बता दूं, इसको आर्टिकल 13, 132, आई गेस इज 132, नो इट्स 32 और 131 में भी पढ़ते हैं, यस 131 से लेके 136, तो 132 उसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 141 में, 143 में, दूसरा आएगा 226, फिर आएगा 227, फिर आएगा 245, 246 एंड 372। देखो अगर इससे भी क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए तैयारी है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज, नाउ व्हाट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट? आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल दीजिए, डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटी, तो ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में भी बता रहा है, एनवायरमेंट फंडामेंटल के बारे में भी बता रहा है। तो इसको लेकर आप आर्टिकल 48A को पढ़ लीजिए, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी कंफ्यूजन। और आर्टिकल 51A, ओके, आर्टिकल 51A ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आप ज्वाइन करें मेरे को, तो डेफिनेटली और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट, रेसिडरी सब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्वियसली जो बात कर रहा है ये कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है, जिसको आप कहाँ पढ़ते हैं भाई? इसको 42nd अमेंडमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि, सॉरी माय राइटिंग इज नॉट सो वेरी गुड, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में बता रहे हैं। कहाँ से ढूंढोगे वहां पे बैठ के? इसलिए तो मेरे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो 110% आप क्लियर करोगे। While interpreting the phrase equity before the law, equity before the law contained in Article 14 of the Constitution, the Supreme Court constantly maintain the equality means। अब यहाँ पर है ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये दिया गया है, तो अमॉन्ग इक्वल ऑफ द लॉ शुड बी इक्वल, और इक्वालिटी एडमिनिस्ट्रेड, यहाँ से ही हम लोग आर्टिकल 14 की हमें खुशबू आ गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रीड जब हम करते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, क्या नहीं डिनाई करना चाहिए? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमने पढ़ा हुआ है। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट सो हार्ड। द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है? तो इट्स 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसको आप आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बिल्कुल पढ़े हुए होंगे। मैं अगर आपको बता दूं, राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है, रिलीजन है, फिर उसके बाद में आपने आगे भी पढ़ा होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 23 से लेके 34, ये भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, है ना। और 19 से लेके 22 एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, 23 से लेके 24 रिलीजन की बात करता है, 25 से लेके 28 एजुकेशन की बात करता है ना। आई थिंक आई एम 100% राइट। कल्चरल एजुकेशन की बात करता है 29 से लेके 30, और 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ये तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वर डिस्क्राइब बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये मेजरली इस क्वेश्चन को बिल्कुल 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 बहुत बारी पूछा गया है। तो नो डाउट राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको आर्टिकल 32 में स्टडी करिए, आर्टिकल 32 बड़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। रीड आर्टिकल 32। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, what is the period of appointment of the comptroller or auditor general of India? तो ये एज तो आप अप टू द 62 इयर्स का जो एज है, बहुत सारे बच्चे 65 इयर्स करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या है। पर ये 62 के बदले आप कौन सा करोगे भाई?
ऑफ कोर्स 6 years, क्योंकि बहुत सारे जाने 62 years को मार के आते हैं। 65 और 6 years का एक कंफ्यूजन आता है। अगर भाई आर्टिकल 148 जानते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो द आंसर इज 6 years। फिर से बता दूंगी क्योंकि मेजर बच्चे 62 करते हैं। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ bulwark ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। अब हर्बियस कॉर्पस को कौन नहीं जानता। हर्बियस कॉर्पस को लेकर मैं आपको एक केस बताऊंगी, बिल्कुल आप स्टडी कर लीजिएगा। बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, 1980 सुप्रीम कोर्ट 1579 इज द पेज नंबर, एक बार स्टडी कर लीजिएगा। दूसरा कन्नू सन्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का केस है, जिसमें AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 510 पेज नंबर। मैं लिख नहीं रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ, क्योंकि आई होप इतना भी ठीक ही है। आई एम सॉरी, मैं बहुत आगे निकल गई। yes, I completed 30 question. So supremacy of law, equality before the law, and predominance of the legal spirit of the basic principles of doctrine. अब वहां डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ आप कहाँ ढूंढोगे। मैं आपको बता दूं कि सुपरमेसी ऑफ लॉ के बारे में, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लीगल स्पिरिट, और इसके बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा, वरना इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द सेकेंड प्रिंसिपल, और जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, चलिए। Rule of law of antithesis of arbitrariness in the civilized society, it has become regarded as mark of a freedom. It seeks to maintain the balance between the opposite notions of an individual liberty and public order. This was opinion by whom in the famous habeas corpus case. Now, where are you going to search this habeas corpus case? इसने किसने दिया था भाई ये? कौन से जस्टिस थे? हमारे HR खन्ना जी। यस, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो राइट टू लाइफ है और लिबर्टी है, उसको जो लोग डिप्राइव होते हैं, जिससे जिन्हें नहीं मिलता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। तो रूल ऑफ लॉ इस इसको सिविलाइज सोसाइटी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिम। अभी देखो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट मींस, अब ये क्वेश्चन आप कहाँ ढूंढोगे, कहाँ पे पढ़ोगे आप इसके बारे में? इसके बारे में अगर आपको केस लॉ के बारे में पता होगा ना, कि एको रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1986 सुप्रीम कोर्ट की जो केस लॉ है, जिसमें फूड एडल्ट्रेशन और प्रिवेंशन एक्ट के बारे में बताया गया है, तो ही आप इसको 100% ये कर पाओगे। अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। ठीक है, देखो, सो थिंक फॉर इट यार। Consumer Protection Act 1986 is predominantly based upon the UN General Assembly resolution with due negotiation in the unilateral, अब देखो, यूनेस्को, नन ऑफ द अबव, अनसेड। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, बेस अपॉन द यूनियन जनरल असेंबली के बारे में बताता है। नेगोशिएशंस हुए थे यूनाइटेड, और गाइडेंस हुआ था इनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो आपको इनमें से कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हुए थे। इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट को लेकर ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट फैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट 1872? कौन सा ऐसा फैक्ट है जो कि इररेलेवेंट है? ठीक है, अब देखो, फैक्ट्स विच मेक अदर रेलेवेंट बिकम्स हाईली प्रोबेबल। तो इसको आप कहाँ पढ़ेंगे? एविडेंस एक्ट में। रेलेवेंसी का चैप्टर जो है, अगर आपने सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 तक पढ़ा है, मैं बता दूं एविडेंस एक्ट का, उसमें पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम आएगी। और एडमिसिबिलिटी का 122, 123, 126 एंड 127 उस्मा होती तो डेफिनेटली बताती। विकी, आप भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को बारे में बताया गया, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड क्वेश्चन ऑफ द रैशनल नेचर। अब इसको हम पढ़ते हैं 118 के एविडेंस एक्ट में। ओके, ना नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस? ना, कौन सा एक्सेप्शन रूल यहाँ पे बताया गया है हियरसे एविडेंस को लेकर?
तो डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर तो इससे अला और कोई रूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें भगवान तुकाराम डांगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो डेफिनेटली दिस इज माय फेवरेट केस, क्योंकि 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 270 पे दिया गया है, जिसमें डिक्लेरेंट एट द टाइम ऑफ बिलीव दैट डाइंग डिक्लेरेशन वाज सर्टेन, और इसमें जो मैक्सिम दी गई है कि मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ, है ना, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ आई थिंक आई लेफ्ट 38। कम्युनिकेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इज रिलेटेड टू द प्रिविलेज एज अ कम्युनिकेशन। अब ये तो सेक्शन नंबर 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में आपको बता रहा है, तो हिंट तो मैं दे चुकी हूँ, बाकी आंसर आप बता दीजिए क्या है। was made during the marriage even without the prophet confidently. Okay, next question, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अभी लीडिंग क्वेश्चन तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछोगे ना, कब पूछोगे आप इसको लेकर सेक्शन नंबर 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरी वीडियोस पढ़े हुए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। विच व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता क्या है। देखो एविडेंस का मतलब हमने अगर सेक्शन नंबर 3 नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना, तो आप पढ़ लीजिए डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में सारी की सारी, मैंने तो बहुत कुछ बताया हुआ है। व्हाट इज अ फैक्ट इन इशू, व्हाट इज अ फैक्ट इन इशू, अब ये तो फैक्ट्स इन इशू नहीं हो सकते, फिर आपको सेक्शन नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा, किसका, एविडेंस एक्ट का, डेफिनेटली। ओके, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर सीपीसी पढ़े हो तो मैंने तो 1 से लेके 51 ऑर्डर्स तक पढ़ा रखा है, जरा टाइम हो गए तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए, रेलेवेंट फैक्ट इज फैक्ट्स लॉजिकली रेलेवेंट टू एनी फैक्ट इन इशू, वो सब रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए मेरे वीडियोस देख लीजिए। नेक्स्ट, लॉक आउट हैज बीन डिफाइंड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अभी है ना, ये लॉकआउट को लेकर अगर आपने सेक्शन 2 के 1 इसको पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात कर रहा है। लॉकआउट इज अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको आप 1947 के एक्ट में पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट, द टर्म लेआउट, लेआउट भी अलग होता है और ले ऑफ भी अलग होता है, ठीक है। ले ऑफ को इंडस्ट्रियल एक्ट में कहां पे डिफाइन किया गया है, यार ये ऐसा कैसा हो सकता है, सेक्शन 2 के 1 में नहीं, सेक्शन 2 के ट्रिपल के में ले ऑफ को ये किया गया है। आई थिंक यहाँ पर के आना चाहिए, और इसको क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात की जा रही है, जहां पर ग्रामेटिकल वेरिएशंस थे और फेलियर था, उनको एबिलिटी नहीं थी कि कोल पावर रॉ मटेरियल स्टॉक ब्रेकडाउन मशीनरी जो भी था उनके बारे में उनको नहीं पता था, इसके लिए ये प्लीज आप इसको ट्रिपल के 2 के ट्रिपल के में दिया गया है ले ऑफ को लेकर। द ट्रेड यूनियन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द विच ईयर, अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कहां पे ढूंढते बैठोगे, सोच लेना, ये एक्ट नंबर 16 था, तो 16th एक्ट, एक्ट्स भी पता होने चाहिए। द टर्म मिनिमम वेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड, अभी मिनिमम वेज को कहां पे डिस्क्राइब किया गया है, ये तो कहीं पे भी नहीं डिस्क्राइब किया, ट्रेड यूनियन एक्ट में भी नहीं है, इंडस्ट्रियल में भी नहीं, मिनिमम में भी नहीं है। चलिए, द मिनिमम वेजेस एक्ट एनेक्टेड, अब मिनिमम वेजेस को, मिनिमम वेजेस को कहां पे किया गया है फिर, इसको भी कहीं नहीं किया है। ओके व्हेन मिनट वेट, the term minimum wages act was enacted, was described in, no, so that was described in minimum wages act, या इसको तो डिस्क्राइब किया गया था ना 1948 में, इसको डिस्क्राइब किया गया था 1948 में, यस मिनिमम वेजेस एक्ट वाज डिस्क्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वेजेस एक्ट, अब इसमें से तो ये कोई भी नहीं है यार, इसमें से तो ये कोई भी नहीं है। द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड्स, रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बताया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स, रिकॉग्नाइजेशन, बिल्कुल यार ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। और इसमें ना
आपको ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को पढ़ना है। ओके, तो वहां पे ढूंढना कहाँ मिलती है, मुझे बताना फिर कि मैम इतना प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को आंसर लिखने में। फॉरेन कोड्स अंडर सेक्शन 2 का 5 ऑफ सीपीसी मींस। अब सीपीसी आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ऑर्डर नंबर 1 से लेके काफी कुछ पढ़ाया हुआ है। whenever if you all have a time, go through it, it is very important. A court situated outside India. ओके, इसको आप सेक्शन नंबर 2 के 5 में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में ही दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। जजमेंट मींस अंडर सेक्शन 2 के 9 में। अब जजमेंट को आपने स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स, ओके, ऑफ ऑर्डर एंड अ डिक्री, इसको कहां पढ़ोगे, 2 के सेक्शन देखो 2 के 9 में। यस, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सब्सिडाइज इज प्रोवाइडेड। अब आपने रेस्ट जुडिकेटा तो सुना ही होगा, तो रेस्ट सब्सिडाइज सेक्शन नंबर 10। मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन नंबर 10 के अंदर जब भी कोई मैटर रेस्ट सब्सिडाइज होता है, यानी कि कोई भी देखो एक सिविल केस चलता है या रेवेन्यू साइड चलता है, तो दैट इज रेस्ट सब्सिडाइज। ओके, तो एज पर सेक्शन नंबर 10, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter is issue or directly and substantially in issue. Okay, ये बोलता है अपना सेक्शन नंबर 10। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया खुद से ही जो मैंने कहा, तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ऑलवेज ये रेस्ट मींस क्या होता है, मैटर इन डिस्प्यूट। एक बार जो मैटर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो वापस से डिसाइड नहीं करेंगे। इसके ना आपके बैरक में नीचे ये दिए हुए एग्जांपल्स, तो इसको जरूर पढ़िएगा। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज। अब ये किसको अप्लाई करता है, को डिफेंडेंट्स को, को प्लेंटिफ को, बोथ या इनको। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सेक्शन नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल पढ़ना, हाँ कंपल्सरी पढ़ना। 8 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, 100% पढ़ना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, को डिफेंडेंस के लिए भी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा को डिफेंडेंस को भी लगता है, को प्लेंटिफ को भी लगता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इन लोगों के बीच में, तो रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है को प्लेंटिव्स को भी। ओके, चलिए फर्दर बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। अब यहाँ पर सॉरी सेक्शन नंबर 13 ऑफ सीपीसी बोला गया है, तो ये तो सिर्फ हम लोग सिविल कोर्ट में ही कर सकते हैं। अगर आपने सेक्शन नंबर 13 पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इस बात का आपको पता ही होगा, क्वेश्चन में ही क्लियरिटी बताया गया है। क्योंकि सेक्शन नंबर 13 आपको बोलता है कि फॉरेन जजमेंट जो होती है कंक्लूसिव मैटर के लिए होती है, जो प्रोनाउंस की जाती है बाय द कोर्ट हु इज हैविंग अ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीपीसी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन। अभी सेक्शन नंबर 15 को द कोर्ट एट द लोएस्ट ग्रेड को लेकर यहाँ पर जो बोला गया है कि जो सेक्शन नंबर 15 है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द कोर्ट एट द लोएस्ट ग्रेड, जिसको कॉम्पिटेंसी है, जो सूट सुनने के लिए केपेबल है। एक्स रिसाइडिंग इन दिल्ली publishes a statement defamatory to Y in Calcutta, Y can sue at X at। कहाँ पे कर सकता है भाई, दोनों जगह करेगा, दिल्ली भी कर सकता है, कलकत्ता भी कर सकता है, या आइदर दिल्ली भी कर सकता है या इन कलकत्ता भी कर सकता है, और इन कलकत्ता। तो इसको लेकर आप सेक्शन नंबर 19 पढ़िए सीपीसी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आपको डायरेक्टली दिखेगा। ओके, ये एग्जांपल है वहां पे। चलिए, a suit for damages for a breach of contract can be filed at the place। कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, where the contract has been made। तो बोथ ए एंड बी ना, यस बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये सूट फॉर डैमेजेस की बात कर रहा है। अगर आपको मैं बता दूं कि इसमें काफी सारे केस लॉस भी है, उसको एक बार देख के पक्का पक्का जाइएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। इन एवरी प्लेन अंडर सेक्शन 26 अ सीपीसी शुड बी प्रूव बाय। अब कैसे प्रूव होगा भाई, ओरल एविडेंस से, एफिडेविट के थ्रू। ऑफ कोर्स अगर आपने सेक्शन नंबर 26 पढ़ा होगा सीपीसी का, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको इतना ये करने नहीं वाले हैं, और इसको ऑर्डर नंबर 6 के रूल नंबर 15A में भी पढ़ा जाता है। अगर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 100% वो खुलेआम इसको आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को नॉन नेगोशिएटेड के बारे में पता होगा
तो डेफिनेटली आप इसको आंसर करेंगे, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सेप्ट किया जाता है जब दोनों पार्टी साइन करती है, नॉन नेगोशिएट करते हैं या नेगोशिएशंस होते हैं इन लोगों के बीच में। ओके, चलिए। अ जनरल रूल ऑफ एन एग्रीमेंट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, ऑफ कोर्स वॉइड ही होएगा ना, बिना पैसे का गेम तो हो ही नहीं सकता। सेक्शन नंबर 25 को देख लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अ कंटीजेंट एग्रीमेंट इज based upon an impossible event under section 36 is, तो ये भी void है। सेम सेक्शन नंबर 36 पढ़ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो उसको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, सेक्शन नंबर 36 के। द कॉन्शियस आइडियम मींस, अब ये क्वेश्चन देखो, आप लोग वहां पर ये सोचोगे ना कि भाई ये आया कहां से है ना, क्योंकि मीटिंग ऑफ द माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इज द सेम सेंस, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में दिया गया है। ये लैटिन वर्ड है, इसको सिंपली अगर मैं बताऊं तो इसे एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि हम जब एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो हमारे ड्राफ्ट को सुंदर बनाता है ना। इन फेमस केस कार्लियर वर्सेस कार्बोलिन, अब ये स्मोक बॉल का केस है जो हाई कोर्ट में, मुझे लगता है जब हम एलएलबी पढ़ रहे थे ना तभी भी इस केस की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, और होगी भी मेरे ख्याल से, मैं ऐसे नहीं कहूंगी बिल्कुल, क्योंकि ये केस वॉज जब इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन हुआ था कोर्ट अपील में, एडवर्टाइजमेंट कंटेन थे जिसमें रिवॉर्ड के बारे में बताया गया था, है ना, स्मोक बॉल के बारे में 100% पता ही होगा। इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाएगा ना, क्योंकि सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस, अगर कुछ रहेगा तो उसको देख लीजिएगा। अ जूस इन पर्सोनम मींस अ राइट अगेंस्ट, अब ये ना क्वेश्चन नंबर जो आप सामने देख रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन, अ पब्लिक एट लार्ज, अ स्पेसिफिक थिंग, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन जो है ये 100% स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रहा है, और इसको ये जो मैक्सिम है इसको आपने पढ़ा होगा 100%। राइट इन रैम और राइट इन, इसको हम जो पढ़ते हैं वही क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर इज, अब एक्सपोजर ऑफ गुड्स को देखे बाय शॉपकीपर इज, यहाँ पर इन्विटेशन टू ऑफर है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्विटेशन को फॉलो करता है। एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनवैलिड इज, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बता रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अब ये तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था ना तो 2H को तो पढ़ा ही होगा आपने, तो बताइए 2H क्या है, तो 100% हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड होगी फॉर, इसमें क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोथ द पार्टीज। चलिए ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और मैं आपको देखती हूँ। ओके, वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज, वॉइड एग्रीमेंट क्या सिग्निफाई करता है, 2G में तो पढ़ा ही होगा वॉइड एग्रीमेंट के बारे में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, अब ये तो ना मेरे को तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि हमने प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B में तो पढ़ ही रखा था, है ना, क्योंकि ये सेक्शन 2B आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई पर्सन प्रपोजल और उसका एसेंट होता है तो प्रपोजल को एक्सेप्टेड समझा जाएगा, अगर एक्सेप्ट हुआ तो वो प्रॉमिस हो जाएगा। ओके, ऑफर अंडर सेक्शन 2A इज, अब ऑफर क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको मैं बता दूं कि विलिंगनेस टू डू एन एब्स्ट्रेन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ एसेंट, जिसको आप कहां पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 2A के, किसमें भाई, 2A के, बोलो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 किसमें पढ़ोगे हम, 72। चलो थैंक गॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब ये देखो स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से कोई स्टेटमेंट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड वेयर देयर इज स्टैंडर्ड asserting where the aggrieved party can be adequately compensated in money
ही विल गेट ओनली अ डिक्री फॉर डैमेजेस एंड नॉट फॉर द रिकोर्स। तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोला है ना। हाँ, तो सेक्शन नंबर 1 के 2 में, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 14, ये ना जो क्वेश्चन आया है ना, मैं आपको बता दूं 2018 के अमेंडमेंट से पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल अंडर 7 मूवेबल प्रॉपर्टी इज एन अल्टरनेटिव। अंडर 7(8) पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बिल्कुल बोलता है। तो बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। और ये सेक्शन नंबर 6, ओ सॉरी 7 है। हाँ, एसआरए से पूछा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अनबॉर्न पर्सन अक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट और ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना तो ठोक के जवाब देंगे, क्योंकि वो 100% जानते हैं कि सेक्शन नंबर 13 जो है वो बात कर रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नहीं तो मेरे वीडियोस ऑन करके देख लीजिए, मैंने इसको बिल्कुल बेधड़क पढ़ाया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ऑर्नियस गिफ्ट। तो भाई मैं यहाँ तक पहुंची नहीं हूँ, तो सेक्शन नंबर 127 के बारे में बता रहा है, टीओपी, जो कि गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर टू सेम पर्सन, सर्वल थिंग्स ऑफ वन, अदर्स आर नॉट बर्डन बाय द ऑब्लिगेशन। ओके, तो ये ऑर्नियस गिफ्ट के बारे में सीधी सीधे हिसाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम टू द फोर्स ऑन। कब आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? ये तो 1 मार्च 1882 इसका कमेंसमेंट डेट है, और इसका एनफोर्स हुआ था 1882 में। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम जो पढ़ते हैं वो 1881 का पढ़ते हैं। ओके, तो ये पूछा गया। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द एक्ट अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 13 में डिफाइंड है। क्लियर सा वर्जन है, कुछ ज्यादा इतना पीएचडी नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन आर ड्यू टू। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लॉन्ग डोमेट क्लेम वे हैव मोर क्रूअल्टी देन जस्टिस इन देम। तो ये जो आप स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के बारे में जो रिस्ट्रिक्ट करता है लीगल प्रोसीडिंग यूजुअली जो फिक्स होती है फॉर द पीरियड ऑफ अकरेंस। तो यस, ये भी एंड पर्सनल फॉर द गुड कॉस्ट। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल। लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल किसको है? सिविल सूट्स को। भाई ये तो कोई बच्चा बच्चा भी जानता है सिविल सूट को लेकर लिमिटेशन एक्ट, नहीं तो वो बाढ़ हो जाता है ना बाय लॉ। चलिए, अपॉन द फेलियर होल्ड द स्टैट्यूटरी पेनाल्टी फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी शल। अब यहाँ पर ₹500 बॉन्ड अप यहाँ पर आपको दिया गया। अगर आपने सेक्शन नंबर 165 का क्लॉज 9 ऑफ कंपनीज एक्ट देखा होगा, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से पूछा गया है। तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, फ्री ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर इज अ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं जानते होंगे। ओके, तो लिस्टेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉरेन कंपनी, पब्लिक कंपनी भी है क्या भाई? तो पब्लिक कंपनी, जिसको आपको मैं बता दूं कि ये सेक्शन 111A ऑफ कंपनीज एक्ट कहाँ पे पढ़ेंगे आप? 1956 में। चलिए, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लिस्टेड एज पर दी। अब ये तो मॉनिटरिंग कम्युनिटी को लेकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल ABC को लेकर है। तो लेट्स फाइंड इट आउट एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, क्योंकि इस बारे में तो टेबल A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है। क्वेश्चन ही रॉन्ग फॉर्म की है क्या? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अमेंडेड। कौन सा अमेंड नहीं हो सकता है? ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, एसोसिएटेड और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इनमें से भी कोई नहीं होता है यार, व्हाट द हेल। इन आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अंडर। अभी ये तो क्या बच्चा बच्चा भी बताएगा। कौन से सेक्शन में पढ़ते हो? 82 में। Right to private defense of the body extends the voluntary causing of death if the offense which is occasion exercise of right। यहाँ पर exercise of right में reasonable, अगर हमने सेक्शन नंबर 100 को पढ़ा है तो बिल्कुल हमको पता होगा, है ना। तो इस सेक्शन नंबर 100 को एक बार देख लीजिएगा। अंडर 498 ऑफ क्रूअल्टी मीन्स। अब क्रूअल्टी का मतलब 498 के केसेस, ये तो बेचारे जो पति होते हैं ना, उनको पूछो कि मेंटल और फिजिकल टॉर्चर होता क्या है,
अननेसेसरी वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, वाइफ मजे करती है और बेचारे बैठ के पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये तो हैरेसमेंट ही है ना वुमेन की तरफ से। दिस सेक्शन शुड बी एक्चुअली रिमूव नाउ, क्योंकि ये तो आधे से ज्यादा हमारे हस्बैंड्स के ऊपर तो झूठे केस ही होते रहते हैं। द ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर। तो अगर आपने 399 पढ़ा है तो डकैती को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। In registration versus Govinda, the points of distinction between two provisions of the IPC were explained. यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो 299 और 300 आईपीसी को लेकर अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए हैज एन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ एज अबाउट 14 years, ठीक है, विद अ कंसेंट। ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ रेप। क्यों भाई ऑफेंस ऑफ रेप बताओगी? क्योंकि A has a sexual intercourse with his own wife 14 years with a consent, A committed an offense of rape। क्योंकि 375 क्या बोलता है, ये एक्सेप्शन है। सेक्शन 2 प्रोवाइड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीन अंडर 15 years ऑफ एज इज नॉट रेप। तो 15 years अंडर की बात की गई है तो ये 14 years है, तो इट इज अ ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। विच ऑफ द क्लासिफिकेशन of the offense comes under CRPC, cognizable, non cognizable। तो अगर आपने इसका फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा होगा, बेलेबल, नॉन बेलेबल, समन्स केस, वारंट केस, तो ऑल ऑफ द अबाव। सीआरपीसी मुझसे पढ़ के देखिए, भूल जाओगे कि सीआरपीसी कितनी इजी है। बहुत इजी है यार। कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी हैज बीन डिफाइंड, कहां पे डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 2 के सी में, है ना। मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल बताएंगे और डंके की चोट पे बताएंगे, इतना ज्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, कहां पे ये नॉन कॉग्निजेबल को पूछ रहा है? तो 2 के इसमें डिफाइंड है ना, 1973। और मैं तो इसको ये भी बताती हूँ कि आप लोग इससे पढ़िए कि आपको एबीसीडी को याद करने की जरूरत नहीं। इन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड इन द मैटर ऑफ राइट, बोथ होना चाहिए बाय द पुलिस ऑफिसर भी। ये क्या पूछा गया है क्वेश्चन, देखो बेलेबल पूछा गया है। कंप्लेन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी। अब है ना, बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि आइदर राइटिंग और ओरल, जो कि ना एक्चुअली ये सरप्राइज है, लेकिन ठीक है। It is a mandatory provision for the person arrested before the magistrate within 24 hours of his arrest under। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 57 को बोल रहा है, क्योंकि इसमें सेक्शन नंबर 57 और सीआरपीसी तो है जो बिल्कुल ये मना करता है ना। और ये क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक 97 क्वेश्चन हैज रिमेन फ्रॉम मी। क्वेश्चन ये होना चाहिए कंप्लेनेंट विटनेस अक्यूज। अब ये क्वेश्चन ऐसे होगा मेरे ख्याल से कि सेक्शन 91 सीआरपीसी हाँ डज नॉट अप्लाई, सॉरी डज नॉट अप्लाई, किसको अप्लाई नहीं होता है? कंप्लेनेंट को, अक्यूज को, विटनेस को, अ पर्सन हु इज नाइदर अ कंप्लेनेंट। यस, अगर आपने सेक्शन नंबर 91 पढ़ा होगा तो ये वही क्वेश्चन है। चलो मैंने बैठे बैठे आपको क्वेश्चन भी बना के दिखा दिया। refuse to answer question put to a witness under section 161 of CRPC, 161 of CRPC, 179 अंडर सेक्शन, ये ऑफेंस पूछ रहा है। तो 179 आईपीसी आपको क्या प्रोवाइड करता है भाई? whoever is legally bound to state the truth is subject to a public servant, है ना। अभी ये तो सब चेंज होने वाला है, पर चलिए ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेटमेंट विटनेस अंडर सेक्शन, अगर आपने 161 नहीं पढ़ा है ना सीआरपीसी तो मेरे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 354 ए बी सी डी और रेप केसेस जो है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर दी सेक्शन ऑफ 161, 161 में जब वो जो स्टेटमेंट दी जाती है पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको लिखा जाता है, साइन दिया जाता है पर्सन जो स्टेटमेंट कर रहा है, और वो पुलिस डायरी जो होती है। तो इसको लेकर मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है, बिल्कुल देखिए। 100% आपको इस पे क्लियरिटी आ जाएगी कि 162 सीआरपीसी। चलिए मुझे लगता है
आपको अच्छा लगा होगा। AIB के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हुए मेरे साथ में नहीं आया तो वो ठीक है, पर मैं कहूंगी कि पेपर सॉल्व कीजिए, वरना आप वहां पर सिर्फ बुक ही देखते बैठेंगे, नथिंग एल्स। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।